दोस्तों, क्या नेपाल में फिर से हिंसक प्रदर्शन या आंदोलन होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल के युवाओं में नाराजगी है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने जिस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रदर्शन किए थे वो अब भी वैसी की वैसी ही है। इसका बहुत असर नहीं पड़ा है। नेपाल सरकार में बहुत से सलाहकार अब भी मनमानी कर रहे हैं। वो युवा लीडर्स की बात तक नहीं सुन रहे हैं, जिस वजह से युवाओं में नाराजगी है। अब नेपाल में चुनाव होने हैं। नेपाल के जेनजी नेता टंका धामी ने इसको लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, जब लोहा गर्म था तब केपी शर्मा ओली को पकड़कर जेल के अंदर डालना था। सभी संवैधानिक बदलाव भी तभी करने थे। अब लोहा ठंडा पड़ गया, इसलिए अब ये सब करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। युवाओं को तो ये भी समझ नहीं है कि राजनीति कैसे करनी है और चुनाव कैसे लड़ना है। उन्हें अफसोस है कि जो कुछ सोचा गया था वो नहीं हो सका। धामी कहते हैं कि नेपाल में सुशीला कार्की सरकार को 3 महीने पूरे हो गए हैं। उनकी सरकार में ऐसे बहुत से सलाहकार हैं जो मनमानी कर रहे हैं। वो युवा जेनजी लीडर्स की बात भी नहीं सुन रहे हैं। नेपाल में जिस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट हुए और 8 सितंबर को तख्तापलट हुआ, अब वही राजनीतिक व्यवस्था फिर से हावी हो रही है। अंतरिम सरकार को जिम्मेदारी संभालते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन नेपाल में आम लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया है। आंदोलन में हुई हिंसा के बाद नुकसान तक की भरपाई नहीं हो पाई है। अंतरिम सरकार का आधा वक्त बीत चुका है। चुनाव के लिए 5 मार्च 2026 की तारीख तय हो गई है। हालांकि इन सबके बीच जेनजी फिर सड़कों पर है। बीच बीच में हिंसा और प्रदर्शन की घटनाएं आम हो गई हैं। 22 नवंबर को नेपाल के 12 जिले के अलग अलग इलाकों में जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और युवा नेता महेश बस्नेत ने काठमांडू से सिमारा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। ये नेता नेपाल की मौजूदा सरकार के खिलाफ रैली करने वाले थे। हालांकि एयरपोर्ट से ये नेता शहर पहुंचते उसके पहले ही 12 में लोकल जेनजी नेताओं और सीपीएन यूएमएल के नेताओं के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। हालात हिंसक होने लगे तो पहले पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया, फिर कर्फ्यू लगा दिया। ऐसे जेनजी प्रोटेस्ट अब भी नेपाल के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन अब उन पर पानी फिर चुका है। धामी कहते हैं, हम ये मानते हैं कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर पा रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही है जो पहले थी। इसलिए इस सिस्टम में जल्दी कोई बदलाव करने में मुश्किल आ रही है। न्यायपालिका भी पुरानी है और वहां हुई नियुक्तियां भी पुरानी है। ऐसे में हमारे लिए सिस्टम में बदलाव करना आसान नहीं है। गलती ये हुई कि हमने बदलाव करने में देरी कर दी। जेनजी युवाओं को राजनीतिक समझ नहीं है। जब ये समझ नहीं होगी तो वो चुनाव के लिए तैयार कैसे होंगे और पार्टी कैसे बनाएंगे? जब तक नेपाल में संस्थागत बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। कुछ लोग सरकार में ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ पद पर बैठने की मंशा रखते हैं। 8 सितंबर को हुए जेनजी आंदोलन ने नेपाल को बदल दिया। सुशीला कार्की सरकार का मुख्य मकसद करप्शन खत्म करना था। सरकार उन पर काम भी कर रही है, लेकिन यह काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। नेपाल की मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है। वो जेनजी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। नेपाल के अंतरिम सरकार के 3 महीने के कार्यकाल में अब तक सिर्फ एक करप्शन के केस में कार्रवाई हुई है। उसमें भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ केस दर्ज हुआ है। जब नेपाल में जेनजी सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके हाथों में तख्तियां थी जिसमें से नो टू करप्शन लिखा हुआ था। और इसके बाद भी वो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि हमें करप्शन नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, हम एक ऑनेस्ट व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से नेपाल में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वापस से जेनजी एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे या फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मैं हूं महिमा। नमस्कार।